हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप लोग के साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो अनकैनी एक्समैन का एक वन शॉट कॉमिक होने वाला है। तो आपने जैसा कि देख ही लिया होगा कि हीरोइक एज हमारी शुरू हो चुकी है और मैंने अब तक तकरीबन सारे के सारे इश्यूज को नया तरीके से शेयर किया है। हमने न्यू एवेंजर्स की नई टीम को देखा, साथ ही साथ हमने सीक्रेट एवेंजर्स को देखा और अभी लास्ट सीरीज हमारी जो स्टीव रॉजर्स के ऊपर बेस करती थी। तो अब इस पूरे के पूरे मामले में आपका सवाल यही होगा कि जब ये इस पूरी की पूरी हीरोइक एज चल रही है तो एक्समैन कहाँ है, क्योंकि एक्समैन हीरोइक एज खत्म होने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे जहां पे उनका एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था सेकंड कमिंग का, जिसके अंदर हमने देखा था कि होप समर बेसिकली वापसी लौट कर आ चुकी होती है और अब उसके लौटने आने के बाद से ही वहां पे 5 नए म्यूटेंट्स का जो है हमें पता चलता है कि वो बनना शुरू हो चुके हैं। तो अब बेसिकली जो आज का हमारा वन शॉट होने वाला है ये बताएगा हमें कि सारे के सारे एक्समैन इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या सिचुएशंस हैं और उसके बाद उनकी स्टोरीज के लिए हमें अलग अलग इश्यूज को कवर करना पड़ेगा। जिस तरह अनकैनी एक्समैन हो गई, एक्स फोर्स हो गई, न्यू म्यूटेंट्स हो गए, तो वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता रहूंगा। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं और इस तरह की कॉमिक बुक मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप इसी तरह मेरे चैनल पर कॉमिक्स एंजॉय करते रहें। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली पास्ट के सीन से होती है, जहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि बीस्ट ने साइक्लॉप्स से इस बात के बारे में कहा था कि वो अब इस टीम को छोड़ के चले जाएगा। और ये सब हुआ इसी वजह से था क्योंकि बीस्ट को दरअसल पता चल गया था कि वुल्वरीन की एक्स फोर्स जो है वो काम कर रखी है, वो लोगों का कत्लेआम कर रही है, वो लोगों को मारते हैं, धाड़ते हैं और इस सब की इजाजत साइक्लॉप ने उनको दी हुई है। और साइक्लॉप की सारी बातें पता होने के बावजूद भी उसने उनको रोका नहीं। तो इसीलिए बीस्ट जो है वो पूरे के पूरे एक्समैन से अपना रास्ता अलग करने का सोचता है। और यहाँ पे हमें वही पुरानी कन्वर्सेशन को दोबारा दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बीस्ट और साइक्लॉप के बीच बहस चल रही है। जिस तरह साइक्लॉप उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो कदम उठाए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, अगर हमारी पूरी की पूरी म्यूटेंट रेस को सर्वाइव करना है, जो कि अब पहले ही बहुत कम रह गए हैं, तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बीस्ट उसकी एक नहीं सुन रहा होता और कहता कि जो गलत है वो गलत है और स्कॉट, अब मुझे अफसोस के साथ तुमसे दूर जाना ही होगा, हम हो सका तो अगली ज़िंदगी में दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम अब करने क्या वाले हो, तुम क्या ऐसे ही चले जाओगे, तुम जाओगे भी तो कहाँ जाओगे। तो बीस्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं स्पेस के बारे में सोच रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बीस्ट जाने से पहले बोलता है मेक लव नॉट वॉर स्कॉट, पीस। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां से बीस्ट चले जाता है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं सैवेज लैंड के अंदर, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली स्कॉट समर्स यानी कि साइक्लॉप जो है वो सैवेज लैंड के अंदर आके अपना टाइम पास कर रहा है और यहाँ पे जो खतरनाक किस्म के डायनासोर्स जैसे मॉन्स्टर्स हैं उनसे मुकाबला करके अपनी एक तरह की ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, आप समझ सकते हैं। और इसी के बाद हम दोबारा यहाँ से लॉस एंजलिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बीस्ट यहाँ पे मौजूद होता है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये बात तो पता होगी अगर आपने सीक्रेट एवेंजर्स की सीरीज देखी है कि बीस्ट जो है वो आजकल स्टीव रॉजर्स की सीक्रेट एवेंजर्स की टीम में भी शामिल हो चुका है और उनके साथ काम कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर मकॉय यहाँ पे खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं अपने हाथ में फूल लिए, लेकिन अचानक वहाँ पे एक लड़की मॉली आती है जो ब्रूजर के नाम से जानती है या फिर प्रिंसेस पावरफुल के नाम से भी जानी जाती है और ये भी दरअसल एक तरह की म्यूटेंट ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट क्योंकि उस सारे के सारे फ्लावर को लेके खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था किसी के लिए, तो हर कोई उसी की तरफ देख रहा था। तो ये देख के बीस्ट को काफी गुस्सा आ जाता है कि ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इसको पहली बार देखा है, तो वहाँ पे उस फूल को जो है उस तार के अंदर फेंक देता है। तो मॉली आके यही कहती है कि तुम यहाँ पे कचरा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, हम मानते हैं इस बात को कि वहाँ पे सिर्फ तार ही पड़ा हुआ है, लेकिन कम ऑन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वहीं से बीस्ट बोलता है कि मॉली हेस आई प्रिज्यूम, तुम मेरे ख्याल से वो यंग लेडी नहीं हो जिसकी मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आज मिलके मुझे काफी ज्यादा डिलाइटेड फील होगा, लेकिन तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। तो वहीं से मॉली बोलती है कि आप वही जायंट ब्लू वीडो है ना जो कि खड़े होकर यहाँ पे फूलों से बात करते हैं डॉक्टर मकॉय, तो ये बताएं कि आप यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे थे। तो वहीं से बीस्ट बोलता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड का, आई सपोज इसके ग्रीन बाल हैं, तुम उसको शायद ना जानती हो। तो वहीं से वो पूछती है अच्छा तो आखिरकार वो रहती कहाँ है, क्या कनाडा वगैरह में कहीं रहती है। तो बीस्ट बोलता है कि नहीं, वो उससे भी बेहतर जगह में रहती है, स्पेस के अंदर। तो मॉली बोलती है अच्छा अगर आपको मुझे नहीं बताना तो आप मत बताइए। तो बीस्ट बोलता है कि नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, वो वहीं पर रहती है। तो वहीं से मॉली पूछती है अच्छा मैंने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं और साइंस के अंदर काफ़ी अच्छे हैं। तो वहीं से बीस्ट बोलता है कि हाँ तुम इसको कह सकती हो, क्योंकि मैं अकलौती जिस चीज़ के अंदर काम करता हूँ वो साइंस ही है और मुझे बहुत ज़्यादा लोग साइंस जीनियस के नाम से भी बुलाते हैं। तो बताओ तुम्हें मुझसे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वहीं से मॉली बोलती है कि मैं दरअसल अपना जो एक तरह का होमवर्क वगैरह कर रही थी, मुझे एक असाइनमेंट मिला हुआ था और एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और इसके अंदर एक अल्फाज था एक्सटेंक्शन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। आई मीन उसका मतलब तो जानती हूँ, लेकिन उसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या मायने रखता है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अगर कोई चीज़ टू बी एक्सटिंक्ट हो जाए तो वो क्या होती है। इसी तरह हम लोग यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि बेसिकली फैंटास्टिक फोर के पास जो यहाँ पे होप समर्स को लेकर आया गया है और रोग उसके साथ यहाँ पे मौजूद होती है। तो आपको जैसा कि याद होगा कि सेकंड कमिंग के आखिर में डॉक्टर रिचर्ड भी वहाँ पे मौजूद थे। तो बेसिकली वो होप समर्स को अपने लैब के अंदर इसीलिए लेकर आए हैं डॉक्टर नेमेसिस वगैरह के साथ, ताकि वो इस बात का पता लगा सकें कि उसके साथ कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं।
लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वहाँ पे वो सारी की सारी बातें करके मिस्टर रिचर्ड होप को यहाँ पे बोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अगले पल हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन रिचर्ड वहाँ पे आता है और उसको कंपनी देने की कोशिश कर रहा होता है। और डॉक्टर रिचर्ड्स बोलते हैं कि तुम्हारे पूरे के पूरे टेस्ट वगैरह को देख के लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल फाइन हो, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि तुम्हें इस पूरी की पूरी जिंदगी में अपनी पूरी करनी होगी, क्योंकि लोग तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अपना काम करना फ़ौरन से स्टार्ट कर देना चाहिए। चलो फ़ौरन से अपना मुंह खोलो। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल दोबारा साइक्लॉप के पास ही शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो जिन डायनासोर से मुकाबला कर रहा होता है, अब वो डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा जो है अलग तरीके से अलग स्ट्रेटजी से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और ऐसा लग रहा था कि साइक्लॉप का आज यहाँ पे काम तमाम होने ही वाला है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे से एक तीर आके लगता है उस डायनासोर की गर्दन के अंदर और उसका काम तमाम हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स होते हैं। और वो कहता है, अरे वाह, हेलो, आप कैसे हैं स्टीव? तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि जब भी तुम इस तरह के मुकाबले किया करो बच्चे, तो अपने साथ एक बैकअप जरूर रखा करो, ताकि वो तुम्हारे बैग के ऊपर नजर रख सके कि क्या चल रहा है। ये बो एंड एरो मैंने अपने एक फ्रेंड से उधार पे लिया है। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है, अच्छा तो ये बताइए एनीवेज कि आपने मुझे यहाँ पे तलाश कैसे करा? मतलब मैं यहाँ पे सैवेज लैंड के अंदर डायनासोर की हंटिंग कर रहा हूँ फॉर गॉड सेक, आखिरकार आप मेरा भी यहाँ पे पीछा करते कैसे पहुंच गए? तो वहीं से स्टीव बोलता है कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने मिस फ्रॉस्ट से पूछा और उन्होंने मुझे बता दिया। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ, लगता है कि इस यूनिफॉर्म की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तभी तो उसने आपको मेरा एड्रेस बता दिया। तो स्टीव बोलते हैं कि हाँ, इस यूनिफॉर्म के अपने ही कुछ मज़े हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चलो, अंधेरा होना शुरू हो चुका है, मेरे ख्याल से हमें कुछ शिकार करके डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए इससे पहले अंधेरा हो, और क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा बीस्ट के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो उसको एक्सटिंक्शन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो बताते हैं कि एक्सटिंक्शन जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। बाय डेफिनेशन एक्सटिंक्ट किसी स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि ख़त्म होने वाली हो और उसके बाद उस स्पीशीज़ में से कोई और आगे चल के ना आ सके, यानी कि वो जो आदमी है वो आखिरी मेंबर है। तो वहीं से मॉली बोलती है, अच्छा तो मतलब कि वो सारे के सारे मर चुके हैं, जिस तरह से स्टूल पिजन। तो वहीं से वो कहते हैं कि नहीं, जिस तरह से मैसेंजर पिजन। तो वो कहती है, अच्छा जैसे मैसेंजर पिजन या फिर डायनासोर और इस तरह की चीज़ें। तो बीच बोलता है कि हाँ, अब तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तो वहीं से मॉली बोलती है, ओके, तो अगर ऐसी बात है तो म्यूटेंट्स तो अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए ना, क्योंकि अगर हम एक्सटिंक्ट हो चुके होते तो अब तक हमारा जिंदा रहना वो कुछ मेक सेंस नहीं बना रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मॉली, हम अभी के लिए एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स इसी तरीके से गिरते रहे जो कि दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं बहुत तेजी से, तो एक दिन वो दूर नहीं कि हम सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वहीं से मॉली बोलती है, लेकिन हर कोई तो उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जो कि लौट कर वापसी आई है। हर कोई यही कह रहा है कि वो वापसी आई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो कुछ भी म्यूटेंट के साथ हुआ था अब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरह से देखा है तो म्यूटेंट को दोबारा से टर्न ऑन किया जा रहा है। तो बीच बोलता है कि पांच म्यूटेंट या फिर 6 अगर तुम उसको खुद को भी गिनती हो, उसके आने के बाद से तब तक ये हुए हैं। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि किस तरह से वो 5 म्यूटेंट जो हैं उस पूरे के पूरे लाखों की आबादी को कवर कर देंगे, जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से गिरी है। हमारी गिरने की तादाद बहुत ज़्यादा, लेकिन उठने की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अभी तक हम सेव हो चुके हैं। तो इसे मॉली बोलती है, लेकिन वो कम से कम 6 ना होने से तो बेहतर है ना, मतलब हमारे पास एक उम्मीद तो है ना, चीज़ें दोबारा वापसी बदलना शुरू हो चुकी हैं, हमें किसी ना किसी चीज़ के अंदर तो बिलीव करना ही है ना डॉक्टर मकॉय, आपको किसी चीज़ में विश्वास करना ही चाहिए। लेकिन बीच बोलता है कि देखो, मेरा एक दोस्त था जो कि हमेशा मुझसे इस तरह की बातें किया करता था कि मुझे बिलीव करना चाहिए, मुझे कभी साइंस से बाहर निकल के भी सोचना चाहिए और कभी कभार जो है किसी चीज़ के ऊपर फेथ रखना चाहिए। हम जो है आपस में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किया करते थे। तो मॉली बोलती है, अच्छा तो ये बताइए कि आखिरकार आपका वो दोस्त आजकल कहाँ है और क्या आपने उसकी बात सुनी कि नहीं? तो वहीं से हम देखते हैं कि बीस्ट बताता है कि मेरा वो दोस्त अब मर चुका है। तो बेसिकली बीस्ट हमें यहाँ पे जो है नाइट क्रॉलर की स्टोरी बता रहा है, क्योंकि वो भी इसी तरह से सोचा करता था। लेकिन हम देखते हैं कि मॉली को ये सुन के काफ़ी गुस्सा आता है, वो बीस्ट को पंच मारती है और कहती है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप एक सच में रियली डिप्रेसिंग जर्क हैं और कुछ भी नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली होप समर्स को एक तरह की मशीन के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक ने लिटाया हुआ होता है, जहाँ से वो उसका जो है टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। और मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं, होप अगर तुम ज़्यादा ना हिलो तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी रीडिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर्स आ रहा है। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली होप के पास फ्रैंकलिन रिचर्ड आता है छुपके से और उसे हाय हेलो करने की कोशिश कर ही रहा होता है। और फ्रैंकलिन बताता है कि चीज़ें यहाँ पे कभी कभार अक्सर हमारे लैब के अंदर वियर्ड हो ही जाती हैं, स्पेशली जब सारे के सारे ग्रोन अप्स मिलकर किसी एक चीज़ के ऊपर टेस्ट करने लग जाएं तो मामला इसी तरह के हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें काफ़ी बार हो चुकी हैं और मैं जानता हूँ कि ये कैसा फील होता है। लेकिन अगले पल मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि फ्रैंकलिन, क्या तुम वहाँ पे छुपके से उस कमरे के अंदर घुस गए हो और हमारे गेस्ट से मिलने की कोशिश कर रहे हो? तो फ्रैंकलिन बोलता है कि मैं तो बस उसको कंपनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसे मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि तुम तो सच में एक बहुत ही यंग स्वीट मैन हो, लेकिन मैं अब तुम्हें ग्राउंडेड कर रहा हूँ। सिंस तुम जब ऑलरेडी यहाँ पे अंदर आ ही चुके हो और उसको कंपनी देने की कोशिश कर ही रहे हो, तो तुम उसको कंपनी दे सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। हाँ, लेकिन तब भी तुम ग्राउंडेड ही रहोगे और यहाँ पे किसी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रैंकलिन गुस्से से बोलता है कि मैंने किसी चीज़ को छुआ तक नहीं है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी भी सुन सकता हूँ फ्रैंकलिन। तो वो कहता है कि हाँ सॉरी डैड, मैं अब नहीं करूँगा। तो इसी तरह फ्रैंकलिन वहाँ से बोलता है होप को, कभी कभार मेरे डैड जो है ना कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। लेकिन वहीं से होप बोलती है,
कि मेरे डैड वो तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हुआ करते थे। तो फ्रैंकलिन पूछता है क्या तुम्हारे डैड के साथ कुछ हुआ है? तो होप कहती है कि हाँ। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, ये बताओ कि तुम्हें बाइक्स पसंद हैं? तो वो बोलती है कि बाइक्स वो क्या होती हैं? तो फ्रैंकलिन बोलता है कि अच्छा, मतलब तुम उन लोगों में से एक हो जिनको इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको लगता है कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल वियर्ड हैं, लेकिन जब तुम यहाँ पे रहना शुरू करोगी और जब इस दुनिया को देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा करने के लिए है और तुम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकती हो, और ये वर्ल्ड इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं जितना इसके बारे में तुम सोच रही हो। और जो लोग तुम्हें यहाँ पे दुनिया के अंदर पहले बुरे लग रहे होते हैं वही बाद में जाके तुम्हारी फैमिली बनती है, और तुम्हें तब जाके पता चलता है कि ये वर्ल्ड कितना खूबसूरत है जब इसको तुम बाहर से देखती हो। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दोबारा स्टीव रॉजर्स के पास, जहाँ पे वो साइक्लॉप्स से बैठ के कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे इनकी बातों को थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको समझाऊंगा। वो कुछ इस तरीके से है कि बेसिकली स्टीव रॉजर्स यहाँ पे साइक्लॉप के पास इसीलिए आए हैं क्योंकि वो उसको ये कहना चाहते हैं कि अब सारे के सारे म्यूटेंट जो कि इतने टाइम से छुप के रह रहे हैं यूटोपिया के ऊपर, अब उनको दुनिया के सामने बाहर आ जाना चाहिए, अब वो छुपना छुपाना खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि आपने ठीक कहा, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब कुछ करना ठीक होगा। तो वहीं से स्टीव बोलता है कि देखो, मैं तुमसे ये बात अभी आके इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो कुछ भी हुआ, मैं जानता हूँ कि उस एनर्जी डोम के अंदर तुम्हारे लोगों के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ही खतरनाक किस्म का एक हेल बरस रहा था। लेकिन ये पूरी की पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से एक्स-मैन ने अपने साथ साथ पूरे के पूरे सैन फ्रांसिस्को के लोगों की जानें बचाई हैं। और इस तरह पूरी की पूरी दुनिया ने इस बात को देख लिया कि एक्स-मैन जो है वो किसी के दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो सुपर हीरोज है और वो लोगों की जान बचाते हैं। मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि एक्स-मैन को दुनिया के सेंटर में लाके खड़ा करना चाहिए सबके सामने, और अब तुम्हारे लिए वक्त आ चुका है कि तुम अपने लोगों को डे लाइट के अंदर लीड करना शुरू करो। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि क्या सर, अगर सच कहूँ तो मुझे इससे काफ़ी डर भी लगता है और नफरत भी है। आप जानते हैं कि ह्यूमंस हमेशा ही म्यूटेंट काइंड से नफरत करते रहेंगे, चाहे हम उनके लिए कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना कर लें। तो स्टीव बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इंसान हमेशा ऐसा ही सोचा करते थे और शायद अभी कुछ वक्त के लिए वो ऐसा सोचेंगे भी, लेकिन अभी तुम्हारे पास वक्त है स्कॉट, अभी तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है कि अपने एक्स-मैन को दुनिया के सामने लेकर आओ और अपनी एक अच्छी इमेज को उनके सामने कायम कर लो, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया बदल रही है और इस वक्त मैं इस दुनिया को अपने साथ बदल रहा हूँ। और मेरी नज़र में एक हीरो वो हीरो ही है, चाहे उसके सर के ऊपर सींग हो या फिर उसके पंख हो या फिर उसकी 3-3 दुम क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लोगों की जिंदगियों को बचा रहा है अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के, तो मेरी नज़र में वो एक हीरो है। तो मेरे ख्याल से यही वक्त है स्कॉट, एक्स-मैन जो है वो हीरोज हैं और अब शायद वक्त आ चुका है कि वो हीरोज की तरह एक्ट भी करें। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं जो आप सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हमने काफ़ी सालों तक लोगों की नफरत को झेला है और वो अभी भी हमें कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में नज़र तो आती ही है। म्यूटेंट्स को टेररिस्ट समझा जाता है जो कि इंसानों से नफरत करते हैं, और मुझे सच कहूँ तो ये भी नहीं पता कि हम इस सब की शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे। तो स्टीव बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ एक लोग हो स्कॉट, इसमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। तुम अब से मेरे गाय हो और मैं इस बात की तुम्हें श्योरिटी दिलाता हूँ कि इस सारे के सारे मामले को मैं खुद से ही हैंडल करूंगा। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि सारे के सारे मामले को तुम मेरे हाथों में सौंप दो ताकि मैं इसको हैंडल कर सकूँ। इसी तरह हम दोबारा यहाँ से मिस्टर फैंटास्टिक के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि वेल, हमारे लिए सबसे अच्छी और बड़ी खबर ये है कि यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीने वाली है, जो कि टिपिकली किसी भी इंसान की होती है। आई सपोज कि थोड़ी सी दांतों वगैरह के अंदर प्रॉब्लम है और डेंटल से तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने इसके सारे के सारे वैक्सीन की शेड्यूल भी कर दिए हैं, जिसके जरिए इसको हर एक शॉट लग जाएगा, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि ये हमारे एरा के वायरसेस और बैक्टीरिया से कभी एक्सपोज नहीं हुई है, तो ना जाने इसका इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसको हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तो इसलिए हम इसको सारी की सारी वैक्सीन तो लगवा ही देते हैं। और उसने अब तक अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा ट्रॉमा, इतनी ज़्यादा इंजरीज को बर्दाश्त कर ही लिया है जितना शायद किसी ने अपनी ज़िंदगी में किया होगा, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल के अंदर ये रह रही थी उसके लिए ये आम बात थी। लेकिन मैंने पता लगाया है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई भी क्रोनल एनोमलिटीज़ मौजूद नहीं है। उस सारे के सारे टाइम ट्रैवल के बावजूद भी इसकी बॉडी के अंदर कोई डैमेज नहीं हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे बस एक ही सवाल है जिसका मैं जवाब जानना चाहूँगा, और वो ये है कि इसकी फैमिली के बारे में क्या आप जानते हैं कि इसकी फैमिली कौन थी और उसके माँ बाप कौन थे, मतलब इसकी जेनेटिक हिस्ट्री और इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं आपका मतलब जेनेटिक हिस्ट्रीज और दूसरी चीज़ें? तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब जेनेटिक्स के जरिए भी कुछ डिजीज़ आ सकते हैं, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें तभी पता चल पाएंगी जब हम इसके माँ बाप के बारे में पता लगाएंगे। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि वेल, ये तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं क्या मतलब, क्या वो उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं कर सकती है? तो वो बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मतलब मुझे क्या, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ एक छोटी बच्ची हुआ करती थी कूपर्सटाउन अलास्का के अंदर, जब उसको मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया गया था। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं अरे अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे सारे के सारे कंडोलेंसेस तुम्हारे साथ हैं, और अगर तुम्हारी कोई भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन तुम रिकवर कर सकती हो अपनी फैमिली के हवाले से तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। लेकिन वहीं से लोग आती है बोलती है डॉक्टर रिचर्ड, मेरे ख्याल से आपको ये बात रहने ही देनी चाहिए, क्योंकि उसको तो अपने पेरेंट्स का नाम तक नहीं पता।
तो रिचर्ड बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मिशन इंतजार कर रखा है, मतलब एक तरह का साइंटिफिक मिशन जिसके ऊपर तुम निकल सकते हो और इस बात का पता लगाओ कि आखिरकार तुम्हारी फैमिली कौन थी और तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, और मे भी तुम जब ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करो तो तुम्हारे हाथ शायद कुछ लग भी जाए और तब जाके तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री फैमिली की वो भी तुम पता लगा सको। क्योंकि इस वक्त अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने फादर या अपने मदर के हवाले से तो वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकती है तुम्हारे बारे में और बेहतर तरीके से जानने के लिए। उसी तरह देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली होप समर्स, डॉक्टर नेमेसिस और रोग जो हैं वो अपने जहाज ब्लैक बर्ड के अंदर आगे निकल जाते हैं। लेकिन वहीं से रोग जो है होप की तरफ देख के पूछती है, होप क्या तुम ठीक हो? तो वो वहीं से बोलती है, मेरे ख्याल से मुझे अलास्का जाना चाहिए, मेरे ख्याल से मुझे अपनी फैमिली को पता करना चाहिए। तो उसी तरह रोग बोलती है, ओ बॉय। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है व्हाइट हाउस के अंदर शिफ्ट होते हैं और आज बेसिकली व्हाइट हाउस के अंदर किसी और को नहीं बल्कि एक्समैन को यानी कि स्कॉट समर्स और एमा फ्रॉस्ट को बुलाया गया है और प्रेसिडेंट की तरफ से उनको जो है एक मेडल दिया जा रहा है यानी कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन मेडल है। और प्रेसिडेंट से ये मेडल स्टीव रॉजर्स ने साइक्लॉप को दिलवाया है ताकि म्यूटेंट की एक अच्छी रेपुटेशन बनाई जा सके पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर और म्यूटेंट्स को एक हीरो वाला दर्जा दिया जा सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मिस्टर प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है साइक्लॉप को एक मेडल पहनाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और साइक्लॉप बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो वहीं से स्टीव आके उसके गले लगते हैं और कहते हैं, बस तुम अपने लोगों से जाके यही कहना कि वो अपनी कंट्री के लिए लड़े थे और उन्होंने उसके साथ पूरी दुनिया को बचाया है। अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग वापसी लौट के घर आ जाओ, अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग दोबारा से हीरोज बन जाओ। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सैन फ्रांसिस्को सिटी के अंदर म्यूटेंट्स को जो है वेलकम किया जा रहा है, उनके लिए सेलिब्रेशंस की जा रही हैं और उनको दोबारा से हीरो माना जा रहा है क्योंकि अब खुद प्रेसिडेंट ने जो है उनको मेडल दिया है उनकी बहादुरी के ऊपर। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यूटोपिया के ऊपर रात में सारी की सारी सेलिब्रेशंस वगैरह चली रही होती हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से नॉर्मन ऑसबॉर्न आया था पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंदर तो एक्समैन के ऊपर काफ़ी बुरा टाइम चल रहा था, लेकिन अब जाके स्टीव रॉजर्स के आने के बाद इनके हालात भी ठीक हो गए हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि होप यहाँ पे नदी के किनारे बैठी होती है और स्कॉट उसके पास आता है और कहता है कि होप हे तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तो होप बोलती है, यही मैं सवाल आपसे भी कर सकती हूँ। तो वहीं से होप बोलती है, एनीवेज ये बताइए कि आखिरकार ये खुशी मनाए किस चीज़ की जा रही है। तो साइक्लॉप बोलता है कि मैंने एक मेडल जीता है और ये मेडल मुझे प्रेसिडेंट ने दिया है खुद। तो वहीं से होप पूछती है, अच्छा तो आपको ये मेडल किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो स्कॉट बोलता है, मुझे ये दिया गया है क्योंकि शायद मैंने ज़िंदगियाँ बचाई हैं। और ये सुन के हम देखते हैं कि होप को गुस्सा आ जाता है और उसको वो सारी की सारी बात याद आ जाती है कि किस तरीके से साइक्लॉप ने जो है उसने अपने बेटे केवल को फ्यूचर के अंदर भेजा था सेक्रीफाइस करने के लिए अपने आप को। वहीं से हम देखते हैं कि होप का मुंह बन जाता है तो साइक्लॉप बोलता है कि डैम इट होप, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो होप, हम लोग इस तरह से केबल की डेथ को लेके एक दूसरे से मुंह हमेशा के लिए नहीं फेर सकते हैं। अब तुम वापसी लौट कर आ चुकी हो और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। अब तुम्हें पसंद हो या ना हो लेकिन मुझे तुम्हारी टेक केयर करनी ही पड़ेगी। अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना ही पड़ेगा और हमें सच को अपनाना ही होगा। 5 लाइट्स होप 5 नए म्यूटेंट के पास जो है वो वापसी लौट कर आए हैं जब से ही तुम लौट कर आई हो। एक पूरी की पूरी रेस जिसको हम समझ रहे थे कि अब वो मर चुकी है और वो जिंदा नहीं हो सकती है, लेकिन अब देखो अब हमारे पास एक उम्मीद की किरण है तुम्हारे आने के बाद से। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें कल करना है, तुम्हें होप के साथ जाना है एक टीम को लेके और पता लगाना है उन म्यूटेंट्स के बारे में। तो वहीं से होप बोलती कि नहीं बस अब मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते थक चुकी हूँ। हर वक्त मैं तुम्हारी सुनती हूँ लेकिन अब मैं और नहीं सुन सकती, बस अब मैं थक चुकी हूँ। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता कि अच्छा ठीक है होप, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूँगा, तो तुम मुझे क्यों नहीं बता दी कि तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। तो वहीं से होप बोलती है कि मैं अपनी फैमिली को तलाश करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा पास्ट क्या था, मेरे पेरेंट्स कौन थे, मुझे तो अपनी मॉम का नाम तक नहीं पता कि वो कौन थी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि साइक्लॉप वहाँ अपने मेडल की तरफ देखता है और उसको समंदर के अंदर फेंक देता है और होप बोलती है कि ये क्या, तुमने आखिरकार ये क्यों किया। तो साइक्लॉप बोलता है कि मेरी सारी ज़िंदगी मुझे आज तक लोगों ने बताया है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। आज तक उन लोगों ने मुझे ट्रेन किया है और ऐसी तरह से ट्रीट किया है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन अब कोई और एक्सपेक्टेशंस नहीं हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए एक पूरे के पूरे स्क्वाड को